हम रूट निकालेंगे वो इक्वेशन कुछ तरीके के फॉर्मेट में हो सकता है। वो इक्वेशन हो सकता है सपोज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ठीक है, इस तरीके का यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसके बेसिस पे ही हम क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर a का b का और c का अलग अलग वैल्यूज हो सकता है। ठीक है, सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, वो हैं 4x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ पर जो 4 है वो है a है, b 6 है और c 7 है। ठीक है, हाँ बताइए यहाँ पर a b और c की क्या क्या वैल्यूज हैं। जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक है, ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है ना, b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, b² माइनस 4ac/2a, इस पे इस तरीके से अंडर रूट भी रहता है। ठीक है, ये सबसे पहले आपका रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। सभी को इसके बारे में पता है, b² माइनस 4ac/2a। जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए ये जब कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, ठीक है, हाँ माइनस बी भी होता है ना, माइनस बी भी होता है। देखिए ये जो है ये कुछ इस तरीके से प्लस माइनस बी। ठीक है, कोई बता सकता है क्या फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला कमेंट करके बताइए जल्दी। कोई बता सकता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर भास्कर ने सही फॉर्मूला बताया, माइनस बी प्लस माइनस। ठीक है, ये होता है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला होता है। लेकिन जब आप इसका प्रोग्राम बनाओगे तो हमको क्या करना है, हमको इन सारी चीज़ों को अलग अलग ट्रीट करना है। ठीक है, हमको प्रोग्राम के एक हिस्से में इसको लेना है, ठीक है, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको ये लेना है। ठीक है, तो इनको आप अलग अलग ले सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब भी आप इस तरीके का प्रोग्राम बनाओगे जिसमें आपको निकालने हैं रूट्स, है ना, ऐसे प्रोग्राम जिनमें आपको निकालने हैं रूट्स, यानी कि वहां पर मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स यूज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोग्राम्स में हमको एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल लगेगा जो कहलाएगा आपका math.h। ठीक है, जब भी आप रूट से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो वहां आपको एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल यूज करना है जिसका नाम है math.h। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने सबसे पहले एक हेडर फाइल लिया, वो था stdio.h। ठीक है, यदि आप इसको ऑनलाइन कंपाइलर पे इस प्रोग्राम को बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ से एक सिंगल हेडर फाइल लगेगा जो कि है stdio.h। ठीक है, दूसरा जो हेडर फाइल रिक्वायर्ड है जो हमने आपको बताया वो है math.h। ठीक है, math.h। देखिए math.h हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जितने भी साइन कॉस टेन है ना, और जितने और अदर मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शन है जैसे कि स्क्वायर रूट है, पावर है, इन सभी को आप क्या कर सको, यूज कर सको। इसलिए यदि आपको इनको यूज करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा जो है math.h। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या की वैल्यूज रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमें यहाँ पर जो वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं वो हैं a
बी और सी, ठीक है, और साथ ही साथ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी वैल्यू क्या करेंगे हम अलग से लेंगे, है ना, इसकी वैल्यू भी हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो इस वैल्यूज को स्टोर कराने के लिए भी हमको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक और वेरिएबल ले रहे हैं, ए बी और सी और डी, ठीक है। इसके बाद जो रूट्स रहते हैं, ठीक है, जो भी किसी इक्वेशन से जो भी रूट्स निकलेंगे वो रूट्स आपके पॉइंट में भी हो सकते हैं, यानी कि सपोज रूट्स की जो भी वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकती है 1.12, 2.14, है ना। रूट्स की वैल्यू जो होती है वो एक तरीके से पॉइंट्स में भी हो सकती है, और साथ ही साथ जो रूट्स की वैल्यू है वो एज अ इमेजिनरी नंबर भी हो सकती है। जैसे कि रूट की एक और वैल्यूज हो सकती है, सपोज 2 + 3i, ठीक है, 2 + 3i, ठीक है। तो 2 + 3i जो यदि इस टाइप का कोई रूट आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। ऐसे रूट्स जिनमें इस तरीके का i आ रहा है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। और ऐसे रूट्स जिनमें किसी भी तरह का इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, उसको हम बोलेंगे रियल रूट्स, उसको हम बोलेंगे रियल रूट्स। देखिए यहाँ पर जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिनिमम कितने रूट मिलेंगे, मिनिमम हमें यहाँ पर 2 रूट्स मिलेंगे, है ना। जो 2 रूट्स मिलेंगे वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। जो दोनों रूट्स हैं वो आपके सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। सपोज कोई आपको ऐसा रूट मिला जो कि है 2.14, ऐसा भी रूट मिल सकता है, और नेगेटिव में भी मिल सकता है -2, और नेगेटिव रूट भी मिल सकता है, वो हो सकता है -2.14। यहां तक सभी को समझ में आया क्या? जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए कमेंट करके। ठीक है, देखिए तो यहां पर हमने क्या किया है, यहां पर हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ए बी और ए बी सी और डी, है ना। डी वेरिएबल का क्या यूज है यहां पर, सभी को समझ में आया? व्हाट इज द यूज ऑफ डी वेरिएबल? ठीक है, देखिए यहां पर हमने क्या किया, ए बी और सी डी एंटर किया, जहां पर देखिए यदि आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिखना है तो एक्स स्क्वायर को आप इस तरीके से ब्रेक करके भी लिख सकते हो, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां पर जब हमने लिखा एंटर ए बी एंड सी वेयर ए इंटू एक्स, यानी कि क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमने लिखा बी इंटू एक्स, यानी कि क्या हो गया, बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा स्कैन एफ, परसेंट डी हमने 3 टाइम्स लिखा, यानी कि हमने 3 वेरिएबल्स के अलग अलग इंटीजर वैल्यूज को क्या किया, एज अ इनपुट कलेक्ट किया। इसके बाद हमने लिखा m%a, m%b और m%c, यानी कि फर्स्ट वैल्यू जाएगी a के एड्रेस में, सेकेंड वैल्यू जाएगी b के एड्रेस में, और थर्ड वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी c के एड्रेस में, ठीक है। थर्ड वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी c के एड्रेस में। देखिए इसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं d इक्वल b इंटू बी माइनस 4 इंटू ए सी, ठीक है, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि जो बी स्क्वायर है इसको हमने ब्रेक करके ऐसे लिखा, बी इंटू बी लिखा, और जो 4ac है उसको हमने इस तरीके से ब्रेक करके लिखा 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है। जो डिवाइड बाई 2a वाला हिस्सा है ना, जो डिवाइड बाई 2a वाला हिस्सा है उसको हम अलग से ट्रीट करके किस में ले रहे हैं, हम उसको डायरेक्टली ट्रीट करके ले रहे हैं आपके रूट में ले रहे हैं, है ना। रूट की वैल्यूज में हम डायरेक्टली उसको
डिवाइड करके ले रहे हैं। ऐसा भी करेंगे आप तो भी रूट की वैल्यूज वही आएगी, है ना, जो आप नॉर्मली मैथमेटिक्स बनाते थे उसमें आती थी, वैसे ही सेम इसमें भी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए की कुछ वैल्यूज ले रहे हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू सपोज हम ले रहे हैं 3। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। ठीक है, चलिए सभी लोग डी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए, डी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब बाकी लोग बताइए। ठीक है, देखिए तो ये तो केस हो गया पहला। पहला केस क्या हो गया कि यहाँ पर जो डी की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर जो डी की वैल्यू आई वो क्या आई, वो एक नेगेटिव वैल्यू आई। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा डी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, नहीं रहेगी। जो डी की वैल्यू है कई बार आपकी पॉजिटिव में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमको दो अलग अलग केस में डी की वैल्यू को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, पहला रहेगा आपका पॉजिटिव और दूसरा रहेगा नेगेटिव। ठीक है, पहला रहेगा पॉजिटिव और दूसरा रहेगा नेगेटिव। ठीक है, यदि हम बोल रहे हैं नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होगा आपका, लेस देन जीरो, है ना, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो और पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो दोनों चीजों को हम किस में ले सकते हैं, इफ एल्स में ले सकते हैं। ठीक है, इफ एल्स में ले सकते हैं। ठीक है, यदि जब कभी भी डी की वैल्यू जो है, जब कभी भी डी की वैल्यू सपोज नेगेटिव में रहेगी तो उस केस में जो हमको रूट्स मिलेंगे वो रूट्स कैसे रहेंगे, वो रूट्स रहेंगे आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स रहेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में मिल सकते हैं। 1+2i, है ना, जब जब डी की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी तब तक आपको इस तरीके का इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। ठीक है, देखिए ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू का बात। यदि डी की वैल्यू सपोज पॉजिटिव है ना, डी की वैल्यू सपोज पॉजिटिव है तो जो भी हमको रूट्स मिलेंगे वो कैसे रूट्स होंगे, वो रूट्स होंगे आपके रियल रूट्स होंगे। ठीक है, रियल रूट्स का मतलब ये है कि सपोज 2 हो गया या -2, 4 या फिर 4.14 -4.14। ठीक है, हाँ, तो अभी हमने आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूट्स और रियल रूट्स के कुछ कुछ एग्जांपल बताए हैं। ठीक है, तो सभी लोग कॉम्प्लेक्स रूट और रियल रूट के एक एक एग्जांपल बताइए जल्दी। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रूट हो गया दुर्गेश, और रियल रूट। ठीक है, बाकी लोग भी बताइए। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि भले आप कॉम्प्लेक्स रूट निकालो या रियल रूट निकालो, तो इस प्रोग्राम से हमको कितने रूट मिलेंगे, मिनिमम हमको यहाँ पर टू अलग अलग टू रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो दो रूट्स मिलेंगे, है ना, ये जो दो रूट्स मिलेंगे वो क्या हो सकते हैं, वो आपके सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको दो रूट्स मिलेंगे भले ही वो कॉम्प्लेक्स रूट हो या रियल रूट हो, है ना, वो सेम भी सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको कुछ इस तरीके के रूट्स मिले। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमारे पास डी की वैल्यू सपोज निगेटिव है ना, डी की वैल्यू सपोज निगेटिव है,
तो हमको कुछ इस तरीके के रूट्स भी मिल सकते हैं, जैसे कि 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i, है ना। ये क्या हो गया, यहाँ पर दोनों रूट्स अलग अलग है, डिफरेंट है। और सपोज डी की वैल्यू नेगेटिव है तो हमको कुछ इस तरीके के रूट भी मिल सकते हैं, 1 प्लस 4i 1 प्लस 4i, ठीक है। यानी कि जो रूट्स रहेंगे, जो दो रूट्स हमको मिलेंगे, वो आपके सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स रूट के लिए, ठीक है। डबल किस काम आता है, देखिए डबल जो है आपके जो भी हमारे फ्लोट वैल्यूज रहते हैं, है ना, जो भी हमारे फ्लोट वैल्यूज रहते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर डबल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डबल की जो रेंज है ना, डबल की जो रेंज है वो ज्यादा होती है, और डबल जो है आपके फ्लोट से ज्यादा अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकता है फ्लोट वैल्यूज को, इसलिए हम यहाँ पर डबल लेते हैं। समझ में आया डबल का यूज, ठीक है। डबल यहाँ पर एक डेटा टाइप है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले केस में जब जब भी डी की वैल्यू 0 से कम होगी, है ना, तो ये इफ वाला हिस्सा फॉलो होगा, और जब भी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर आपका एल्स वाला हिस्सा फॉलो होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर हम कुछ सैंपल आउटपुट्स आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आउटपुट में हमने क्या इसको ट्राई किया, हमने एक ही यहाँ हमने वैल्यूज दिए 2 4 और 8। हमने क्या क्या वैल्यूज दिए, 2 4 और 8, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रूट हमें मिला है ना, जो फर्स्ट रूट हमें मिला है वो मिला है 1.00 प्लस आई 1.73, ठीक है। हाँ बताइए, ये कॉम्प्लेक्स रूट है कि रियल रूट है? देखिए ये जो वैल्यू है ये आपका माइनस ऊपर में आ गया है, ये एक्चुअली में माइनस 1.00 प्लस आई 1.73 ऐसे है, ठीक है। और सेकेंड रूट जो हमें मिला है वो मिला है माइनस 1.00 माइनस आई 1.73, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख के बताइए क्या आउटपुट 1 के जो दोनों रूट्स हैं वो सिमिलर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है, डिफरेंट। देखिए एक में प्लस है एक में माइनस है, सिमिलर नहीं है दोनों, है ना। भले ही दोनों कॉम्प्लेक्स रूट हैं लेकिन दोनों की वैल्यूज में थोड़ा प्लस माइनस का अंतर है, उसको ध्यान से देखिए। देखिए इसके बाद जो सेकेंड आउटपुट हमने लिया है उसमें देखिए हमने लिया है 2 4 4, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट रूट आया है 1.00 प्लस आई 1.00, और सेकेंड रूट जो आया है वो आया है माइनस 1.00 माइनस आई 1.00, ठीक है। अब बताइए आउटपुट 2 में फर्स्ट रूट और सेकेंड रूट दोनों की वैल्यू सिमिलर है कि डिफरेंट है? ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने यहाँ पर आफ्टर पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आफ्टर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। तो इसको हमने कैसे मैनेज किया है, ठीक है। इसको मैनेज करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रिंटफ में कुछ यूज किया है पॉइंट टू एलएफ, ठीक है। पॉइंट टू एलएफ जो हमने यूज किया है उससे क्या हो रहा है, आफ्टर पॉइंट, ठीक है, आफ्टर पॉइंट टू मैक्सिमम 2 वैल्यूज ही प्रिंट हो रही हैं,
ठीक है। तो ये जो टू यूज हुआ है ये इसी चीज को मैनेज करने के लिए यूज हुआ है कि यहाँ पर जो है आफ्टर डेसिमल टू ही वैल्यूज प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर 0.2 LF का यूज समझ में आया। और जो बाई टू ए वाला हिस्सा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4AC/2A, इसमें से जो बाई टू ए वाला हिस्सा है वो हमने कहां पर लिया है, देखिए हिमांशु, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आउटपुट में पॉइंट के बाद हमारे पास दो ही वैल्यूज आ रहे हैं, है ना। तो ये दो, सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूज आए, इसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया है, फर्स्ट रूट के लिए क्या यूज किया हमने, 0.12 ऐसा यूज किया है। ठीक है, ऐसा करने से ही आपके यहाँ पर आफ्टर आफ्टर डेसिमल या आफ्टर पॉइंट दो वैल्यूज आ रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, देखिए, और जो स्क्वायर रूट हम लोग लिखते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, मैथमेटिक्स में जो हम स्क्वायर रूट यूज करते हैं, ठीक है, उस स्क्वायर रूट को प्रोग्रामिंग में हम कैसे लिख रहे हैं, उस स्क्वायर रूट को प्रोग्रामिंग में हम लिख रहे हैं कुछ इस तरीके से। हम लिख रहे हैं उसको SQRT, है ना। SQRT किसके लिए है आपका, स्क्वायर रूट के लिए लिखा जाता है ना, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है -B/2 SQRT -D/2A, यानी कि इन पूरी वैल्यूज को किस में लिया गया है, इन पूरी वैल्यूज को लिया गया है, डबल में लिया गया है, और प्रिंट होते समय भी वो आपके डबल डेटा टाइप से रिलेटेड फॉर्मेट में प्रिंट हो, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है डबल। और देखिए यहाँ पर एक जगह आप और देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा SQRT -D/2A, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर इस वाले हिस्से को पूरा स्क्वायर रूट में कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, देखिए, अब हम ये इफ और एल्स को एक बार देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। इफ और एल्स को कब कब ये एग्जीक्यूट होगा हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। सपोज डी की वैल्यू 5 है ना, सपोज डी की वैल्यू 5 है, तो बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यदि डी की वैल्यू, हाँ एल्स, ठीक है, और यदि डी की वैल्यू सपोज -5 है, तब कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रोग्राम आपको बताया गया है, ये आपके एक एक्सपेरिमेंट का भी हिस्सा है। तो इस प्रोग्राम को आप लोग रन करके भी देख लेंगे, और साथ ही साथ आप लोग इस प्रोग्राम को रन करने के बाद, है ना, इस प्रोग्राम को रन करने के बाद मैनुअली, है ना, मैनुअली आप कुछ इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, वो है x² प्लस 4x प्लस 8 इक्वल 0। ठीक है, ये हम आपको दे रहे हैं। देखिए, तो इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड वैल्यूज को भी प्रोग्राम में आपको पुट करके देखना है, जो प्रोग्राम आपको यहाँ पर दिखाया गया है उसमें, और साथ ही साथ आपको मैनुअली भी, है ना, मैनुअली भी इस चीज को सॉल्व करके देखना है, और आपको ये कंपैरिजन करना है ना, कंपैरिजन करना है कि प्रोग्राम बनाने के बाद
और मैनुअली बनाने के बाद दोनों में जो रूट्स आ रहे हैं वो सिमिलर आ रहे हैं कि नहीं, ये चीज आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, सभी को समझ में आया चीज मैंने क्या बोला? ठीक है, तो ये था आपका फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ऑफ नोशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, जिसका मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट स्क्रीन शेयर मैं ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी का कर रहा हूं। देखिए सभी को दिखाई दे रहा होगा ये स्क्रीन, नोशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, देखिए यहां पर ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हमको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है ना, हमको सिर्फ सिलेबस में ये मेंशन किया गया है नोशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, नो फॉर्मल डेफिनेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको एक छोटे से स्मॉल प्रोग्राम्स या कॉन्सेप्ट से समझना है कि ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। जो मैंने बोला सभी को समझ में आया? जल्दी बताइए, जो मैंने बोला आप लोगों को वो समझ में आया सभी को? ठीक है, देखिए यहां पर जो एग्जांपल दिया गया है वो एग्जांपल में क्या एज्यूम किया गया है। ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा क्लासरूम है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक ऐसा क्लासरूम है जिसमें हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, हमारे पास सपोज 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 100 स्टूडेंट हैं, जिसमें से किसी एक स्टूडेंट को जिनमें से किसी एक स्टूडेंट को हमने क्या दिया है, हमने दिया है पेन, है ना, हमने क्या दिया है, हमने अपना पेन दिया है। यहां तक समझ में आया? देखिए हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, जिनमें से किसी एक स्टूडेंट को हमने क्या दिया है, अपना पेन दिया है। ठीक है, अब पेन हमने दे दिया। ठीक है, यहां पर हम ये मेंशन नहीं कर रहे हैं कि हमने किस स्टूडेंट को पेन दिया, हमने किसी भी एक रैंडम स्टूडेंट को पेन दे दिया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लीजिए हमको अब अपना पेन वापस चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अब हमको अपना पेन वापस चाहिए और हमें नहीं पता कि उस पर्सन का नाम क्या है ना, हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमने जिसको पेन दिया उसका नाम क्या है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमें हमारा पेन मिले। ठीक है, तो हमको अपना पेन फाइंड आउट करने के लिए कुछ तरीके, कुछ वेज फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ वेज फॉलो करने पड़ेंगे। साथ ही साथ हमको अपना पेन फाइंड आउट करने के लिए एक सीक्वेंस भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सीक्वेंस भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। यहां तक समझ में आया सभी को? जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल की शुरुआत में हमने ये बोला कि हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट में से किसी एक रैंडम स्टूडेंट को हमने अपना पेन दे दिया। ठीक है, हमको नहीं पता उस स्टूडेंट के बारे में, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि वो स्टूडेंट कौन है। ठीक है, अब हमें अपना पेन वापस चाहिए, है ना, नाउ आई वॉन्ट माई पेन बैक। ठीक है, तो हमारे पास उस पेन को वापस प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोसेस है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर, है ना, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने सपोज जो भी हमारे पास क्लास का फर्स्ट पर्सन मिला, है ना, क्लास का फर्स्ट पर्सन यानी कि
कोई भी पहला स्टूडेंट मिला, है ना, कोई भी पहला स्टूडेंट मिला, है ना, उससे हमने क्या पूछा, उससे हमने पूछा पेन के बारे में, है ना, उससे हमने पूछा पेन के बारे में कि क्या क्या उसके पास पेन है ना, क्या उसके पास पेन है। ठीक है, यदि उसके पास पेन होगा, यदि उस स्टूडेंट के पास पेन होगा तो उसका आंसर होगा यस, है ना। यदि उस स्टूडेंट के पास हमें पेन मिल गया, है ना, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यदि मान लीजिए वो स्टूडेंट बोलेगा कि उसके पास पेन नहीं है ना, यदि वो बोलेगा उसके पास पेन नहीं है ना, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसी स्टूडेंट से पूछेंगे कि क्या आप जानते हो कि किस स्टूडेंट के पास पेन हो सकता है। ठीक है, हम यदि उसी स्टूडेंट से पूछेंगे कि किस स्टूडेंट के पास पेन हो सकता है ना, तो उस केस में हम उस सिंगल स्टूडेंट से पूछेंगे अदर 99 स्टूडेंट के बारे में। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक सभी को समझ में आया क्या, जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए तो इस तरीके के प्रोसेस में क्या हुआ, ठीक है, इस तरीके के प्रोसेस में क्या हुआ कि हमारे पास भले ही 100 स्टूडेंट थे, भले ही 100 स्टूडेंट थे, लेकिन जब भी पेन से रिलेटेड कोई क्वेरी हुआ, जब भी पेन से रिलेटेड कोई क्वेरी हुआ, तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट को, है ना, एक ही स्टूडेंट से क्वेरी किया और उसी से ही हम कोशिश करते रहे कि हमको क्या मिल जाए, हमको मिल जाए पेन, है ना, हमको मिल जाए पेन। तो इस तरीके के प्रोसेस में क्या हुआ, इस तरीके के प्रोसेस में हमारा टाइम भी बचा, है ना, हमारा क्या हुआ, टाइम तो सेव हुआ, है ना, टाइम तो सेव हुआ, कि टाइम इस मामले में सेव हुआ कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट से पूछना पड़ा। लेकिन क्या ये प्रोसेस फास्ट है, क्या ये प्रोसेस फास्ट है, तो इसका आंसर है नहीं, है ना, ये प्रोसेस फास्ट नहीं है, ये प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो है। क्यों स्लो है, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट थे, है ना। यदि इसी 100 के जगह सपोज 1000 स्टूडेंट हो जाते और हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट से बाकी 999 स्टूडेंट के बारे में पूछते, तो उससे क्या हो जाता, हमारा टाइम यहाँ पर बढ़ जाता और कॉम्प्लेक्सिटी भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती। ठीक है, तो इस तरीके के प्रोसेस, ठीक है, इस तरीके के प्रोसेस में जिसमें हम काफी मिनिमल एलिमेंट, है ना, इस तरीके के प्रोसेस जिसमें हम काफी मिनिमल एलिमेंट यानी कि बहुत ही कम एलिमेंट के साथ सर्चिंग करते हैं या कोई भी प्रोसेस करते हैं, है ना, तब उस केस में जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है ओ एन स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके के केस में जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ओ एन स्क्वायर। यहां तक आया सभी को समझ में, जल्दी बताइए। तो ये तो हो गया पहला ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, पहला ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब जो होता है, अब दूसरा, है ना, दूसरा देखिए, अभी हम फिलहाल पेन का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पेन एक है, सॉरी, हम यहाँ पर पेन का एग्जांपल ले रहे हैं, पेन है और 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, इन 100 स्टूडेंट में से
किसी एक स्टूडेंट को हमने क्या दिया, हमने दिया अपना पेन। ठीक है, अब पेन देने के बाद यदि हम अपना पेन वापस चाहते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि किस स्टूडेंट के पास वो पेन है या हमें याद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में हम ये कर सकते हैं कि हम एक एक स्टूडेंट के से वन बाय वन एक स्टूडेंट के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि क्या उसके पास वो पेन है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए 55 नंबर का कोई स्टूडेंट है ना, 1 से 100 में 55 नंबर का कोई स्टूडेंट है और उसके पास पेन है। ठीक है, तो पेन को प्राप्त करने के लिए, पेन को रिसीव करने के लिए हमें 55 से पहले कितने स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर 54 स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जब हमें 55 नंबर के स्टूडेंट के पास पेन मिल गया तो क्या हमें बाकी स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी क्या, जल्दी बताइए। देखिए, यदि हमें 55 नंबर स्टूडेंट के पास पेन मिल गया तो हमें बाकी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करनी पड़ेगी और हमारा जो भी सर्चिंग प्रोसेस है या सॉर्टिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी को हम बोलते हैं यहाँ पर ओ एन। ठीक है, ओ एन। अब यहां पर हमने स्क्वायर का यूज नहीं किया, क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन स्क्वायर से थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, 100 तरफ से काउंटिंग इजी पड़ेगा। देखिए, ये जो आप बोल रहे हो ना 100 तरफ से काउंटिंग इजी पड़ेगा, ये हम कब कर पाएंगे, जब हम लेफ्ट और राइट साइड, है ना, ये हम तब कर पाएंगे जब हम यहाँ पर यह डिफाइन करेंगे कि लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, है ना, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड जब हम डिफाइन करेंगे तब हम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमने फिलहाल सेकेंड जो ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें राइट और लेफ्ट साइड डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें हर एलिमेंट को, है ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें हर एलिमेंट को चेक करना पड़ता है या हर कंपोनेंट को चेक करना पड़ता है किसी भी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए या किसी भी आउटपुट को फाइंड आउट करने के लिए, तो उस तरीके में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसमें होती है ओ एन। यहां तक आया सभी को समझ में। ठीक है, देखिए, तो ये पहला दो कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, वो हो गया आपका ओ एन स्क्वायर और दूसरा हो गया ओ एन। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड कॉम्प्लेक्सिटी में। देखिए, थर्ड कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, सपोज हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं, फिर से हमारे पास क्या है, हमारे पास अगेन पेन है। ठीक है, इस पेन को हमने इन 100 में से किसी एक स्टूडेंट को दे दिया है। ठीक है, दे दिया है, अब हमें क्या करना है, अपना पेन वापस चाहिए। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि किसके पास पेन है जिससे हम प्राप्त कर सकें। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इन 100 स्टूडेंट्स को हम टू ग्रुप्स में, ठीक है, टू ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, टू ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट को दो ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्शंस का मेथड ले रहे हैं। ठीक है,
हम स्टूडेंट से ये पूछेंगे कि क्या हमारा पेन लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। ठीक है, यानी कि हम स्टूडेंट को लेफ्ट और राइट के बेसिस पे दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, है ना। जो स्टूडेंट लेफ्ट साइड में बैठे या खड़े रहेंगे वो अलग ग्रुप हो जाएंगे, और जो राइट साइड में बैठे रहेंगे वो अलग ग्रुप में हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट और राइट हम किस बेसिस पे लेंगे, है ना। यदि हम स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, यदि हम क्लास में खड़े हैं, तो हमारे लेफ्ट में जितने स्टूडेंट हैं वो एक अलग ग्रुप, और जो हमारे राइट साइड में जितने स्टूडेंट वो एक अलग ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। हो सकता है टीचर के लेफ्ट में सपोज 60 स्टूडेंट है तो लेफ्ट में 60 हो जाएगा, है ना। सपोज टीचर के राइट में 40 स्टूडेंट हैं तो राइट में 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने ये बताया कि हमने 100 स्टूडेंट को लेफ्ट और राइट के बेसिस पे डिवाइड किया। ठीक है, तो लेफ्ट में ये हमने ये एज्यूम किया 60 और राइट में हमने ये एज्यूम किया कि 40। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और लेफ्ट साइड के स्टूडेंट से हम क्या करेंगे, आस्किंग करेंगे कि क्या उनके पास पेन है ना, क्या उनके पास पेन है। ठीक है, यदि मान लीजिए लेफ्ट साइड के किसी स्टूडेंट के पास पेन है और उस स्टूडेंट का नंबर है सपोज 59। ठीक है, तो हमें लेफ्ट के कितने स्टूडेंट से आस्किंग करनी पड़ेगी, 58। ठीक है, यदि हमको पेन जो है लेफ्ट साइड के स्टूडेंट पे मिल गया, यदि हमको पेन जो है लेफ्ट साइड के स्टूडेंट के पास मिल गया, तो क्या हमें राइट साइड के स्टूडेंट के पास जाना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जा रहा है, जो थर्ड ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है उसमें हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट को एक साइड्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इससे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो है वो थोड़ी सी और कम हो सकती है ना। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो थोड़ी सी और कम हो सकती है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है ना, जैसे हमने यहाँ पर टू ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वैसे ही हम स्टूडेंट्स को एन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड एग्जांपल जो हमने आपको बताया उसको हम बोलते हैं ओ लॉग एन। ठीक है, थर्ड ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को हम बोलते हैं ओ लॉग एन। ठीक है, यहां तक सभी को आया समझ में। जल्दी बताइए। देखिए, अब ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जो भी हमारे प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इस बेसिस पे भी डिसाइड होती है कि हमको किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम है वो ज्यादा लगता है या फिर कम लगता है ना, उसके बेसिस पे भी हमारा प्रोग्राम का ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया
ठीक है, सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने लिखा सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद सपोज हमने लिखा मेन फंक्शन, सपोज हमने लिखा मेन फंक्शन, इसके बाद हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज करके हमने प्रोग्राम एंड कर दिया। ठीक है, हाँ देख के ये बताइए कि सबसे पहले ये बताइए कि इस छोटे से प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, इसका आउटपुट जो होगा वो होगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हाँ एक चीज और बताइए, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, है ना, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हेलो वर्ल्ड कितने बार प्रिंट होगा। ठीक है, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है हेलो वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रिंट होगा, है ना। तो यदि हम इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, है ना, यदि हम इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यह प्रोग्राम बोला जाएगा कि इस प्रोग्राम में काफी कम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इस प्रोग्राम में काफी कम कॉम्प्लेक्सिटी है। और यदि हम ये बोलें कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, है ना, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कम टाइम लगेगा कि ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में। लेस टाइम। ठीक है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में लेस टाइम लगेगा क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। देखिए, अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें देखिए हमने सबसे पहले लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, इसके बाद हमने लिखा void मेन फंक्शन, फिर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, दोनों वेरिएबल इंटीजर हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i और जो सेकेंड वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया वो डिक्लेयर किया n, जहां पर n की वैल्यू हमने इनिशियलाइज करी, वो इनिशियलाइज करी 8 तक। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, हमने लिया लूप, है ना, हमने क्या लिया, हमने लिया लूप। लूप में हमने i की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 1 पे, और सेकेंड जो हमने यहाँ पर कंडीशन लिया वो लिया हमने i लेस देन इक्वल n, i लेस देन इक्वल n। ठीक है, हाँ यदि हम लिखते हैं i लेस देन इक्वल n, तो इस कंडीशन में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से। एट। ठीक है, तो यहां पर i लेस देन इक्वल n का मतलब होगा i लेस देन इक्वल 8। ठीक है, इसके बाद जब हम लिखते हैं i प्लस प्लस, इसका मतलब हर एक स्टेप के बाद, हर एक स्टेप के बाद क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। है ना, इसका मतलब क्या होगा, i की वैल्यू लगातार इंक्रीमेंट होती रहेगी। देखिए, यदि हम यहां पर चालू करते हैं i इक्वल 1 से, और इसको हम मैक्सिमम लेते हैं i लेस देन इक्वल 8 तक। ठीक है, i लेस देन इक्वल 8 तक। ठीक है, यानी कि या तो लेस देन तक चलेगा, है ना, या तो लेस देन तक चलेगा या इक्वल तक चलेगा। ठीक है, सपोज हम इसको लेते हैं कि i लेस देन 8 तक चलेगा। ठीक है, सपोज हम ले रहे हैं i लेस देन इक्वल 1, सॉरी i इक्वल 1 और i लेस देन इक्वल 8, मतलब i लेस देन 8। यदि हम बोल रहे हैं i लेस देन 8,
तो 8 से छोटी वैल्यू कौन सी हो सकती है? 7। ठीक है, 8 से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 7। तो यहाँ पर यदि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि i लेस देन 8 है, तो i की जो लास्ट वैल्यू हो क्या हो सकती है? 7 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि i की वैल्यू 1 से चालू हो रही है और 7 पे आखिरी जा रहा है। ठीक है, तो 1 और 7 के बीच में है ना, 1 और 7 का यदि आप डिफरेंस लो तो कितना आएगा? 7 माइनस 1 कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर इस फॉर लूप के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो कितने बार प्रिंट हो सकता है? वो आपके 6 बार प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो यह जो हेलो वर्ल्ड है यह टोटल 6 टाइम्स आपके प्रिंट होगा। यह हेलो वर्ल्ड 6 टाइम प्रिंट होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड जो है एक से ज्यादा बार प्रिंट हो रहा है ना। हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड मोर देन 1 टाइम। ठीक है, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड जो है मोर देन 1 टाइम प्रिंट हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को किसके अंदर ले लिया है? हमने इसे ले लिया है इनसाइड लूप, है ना। हमने क्या ले लिया? हमने इसे ले लिया इनसाइड लूप। ठीक है, हाँ तो ये बताइए हेलो वर्ड को एक बार प्रिंट कराने में ज्यादा टाइम लगेगा कि हेलो वर्ड को एक बार से ज्यादा बार प्रिंट कराने में ज्यादा टाइम लगेगा? है ना, हेलो वर्ड को यदि आप एक से ज्यादा बार प्रिंट कराओगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो जो पिछला हेलो वर्ड का प्रोग्राम हमने आपको बताया था और ये जो हेलो वर्ड का प्रोग्राम हमने आपको बताया है ना, दोनों को कंपेयर करिए और ये बताइए कि दोनों में से कौन सा हेलो वर्ड वाला प्रोग्राम आपके हिसाब से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? हाँ, ये वाला ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें लूप का यूज हुआ है। ठीक है, लूप का यूज हुआ है और n नंबर ऑफ टाइम्स आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। यानी कि जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एग्जीक्यूशन टाइम, है ना, एग्जीक्यूशन टाइम जो है, एग्जीक्यूशन टाइम ये भी मैटर करेगा, है ना, एग्जीक्यूशन टाइम भी मैटर करेगा। यानी कि जितना ज्यादा बार एग्जीक्यूट हो रहा है उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है किस बेसिस पे आती है? ये आती है टाइम के बेसिस पे, है ना। यहां तक सभी को आया समझ में? ठीक है, देखिए अब लास्ट में हम आपको बताते हैं कि हमको जो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं उनको कैसे आपको कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि एग्जीक्यूशन टाइम के बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम के बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स में। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स है, जैसे कि एक था बबल सॉर्ट और एक था आपका सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, हाँ तो ये बताइए यदि आप बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट इन दोनों में कंपैरिजन करो तो आपके हिसाब से किस में ज़्यादा टाइम लगना चाहिए?
ठीक है, बबल सॉर्ट में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, यदि हम एक और एल्गोरिथम ले, सपोज इंसर्शन सॉर्ट। हाँ, ये बताइए सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, है ना, इन इन दोनों में से किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? सिलेक्शन में ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, और यदि आप तीनों एल्गोरिथम को कंपेयर करो, बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा? ठीक है, देखिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एग्जीक्यूशन टाइम के हिसाब से कंपैरिजन किया, लेकिन फिर भी हमको यह ध्यान रखना है कि यदि हम किसी एल्गोरिथम का कंपैरिजन करेंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम जो है एक परफेक्ट पैरामीटर नहीं माना जाता। ठीक है, एक परफेक्ट पैरामीटर नहीं माना जाता, है ना। लेकिन जनरल केसेस में जब हमारे पास कोई अदर पैरामीटर अवेलेबल ना हो, ठीक है, जब हमारे पास कोई भी अदर पैरामीटर अवेलेबल नहीं है, तभी हमको इस पैरामीटर को, तभी हमको एग्जीक्यूशन टाइम वाले पैरामीटर को यूज करना है। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है वो है ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे किसी भी एल्गोरिथम में, है ना, वो भी एक मेजर हो सकता है ना, वो भी मेजर हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड है, ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ हर प्रोग्रामर के लिखने के स्टाइल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि हो सकता है आप किसी प्रोग्राम को, सपोज आप फॉर लूप से बना रहे हो, किसी को या तो आप वाइल लूप से बना रहे हो, या फिर आप डू बाई लूप से बना रहे हो किसी प्रोग्राम को, या तो हो सकता है आप किसी प्रोग्राम को स्टेटमेंट से बना रहे हो। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोग्रामर का स्टाइल। फिर हमने जो बोला कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि यदि आप कंपैरिजन करो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सी प्लस प्लस, है ना, इन दोनों में क्या होगा, जब भी आप कोडिंग करोगे तो लगभग लगभग सिमिलरिटीज रहेंगी। लेकिन जब आप जावा में प्रोग्राम बनाओगे या पाइथन में बनाओगे, तो वहां पर क्या होता है, हमें काफी कम चीजों को डिफाइन करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होगा, यदि आप इन चारों में कंपेयर करो तो सी और सी प्लस प्लस में ज्यादा कोड्स लिखने पड़ते हैं, जबकि जावा और पाइथन में, है ना, जावा और पाइथन में आपका कम लाइंस ऑफ कोड्स में हो जाता है काम। ठीक है, ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि जावा और पाइथन में पहले से बहुत सारे नंबर ऑफ बिल्ट इन जो फंक्शंस हैं वो ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, और जो सी और सी प्लस प्लस क्या है, ये क्या है, ओल्ड ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी वजह से इसमें ज्यादा हमको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, भले ही ये भी एक पैरामीटर होता है, लेकिन ये एक उतना अच्छा पैरामीटर नहीं होता है। तो अब हम आते हैं इसके, जो हमारा लास्ट है, लास्ट जो पैरामीटर है वो है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, हमने लिखा है लेट अस अज्यूम दैट वी एक्सप्रेस द रनिंग टाइम ऑफ ए गिवन एल्गोरिथम एज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट साइज एंड कंपेयर दिस डिफरेंट फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू रनिंग टाइम। ठीक है, यानी कि हम यहां पर इनपुट साइज भी लेंगे, है ना, इनपुट साइज भी लेंगे, और इसको हम टाइम के साथ भी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, टाइम के साथ भी कंपैरिजन करेंगे, यानी कि सपोज हम 100 वैल्यूज ले रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि क्या 100 वैल्यूज को एग्जीक्यूट करने में सपोज 10 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, या फिर हमको 50 वैल्यूज को एग्जीक्यूट करने में 40 नैनो सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, देखिए
जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, यदि हमारे पास 100 डिफरेंट वैल्यूज हैं या 100 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, है ना, सपोज हमारे पास 100 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें एग्जीक्यूट करने में सपोज हमें 10 नैनो सेकेंड लग रहा है, ठीक है, और दूसरे केस में हमारे पास 50 स्टेटमेंट हैं जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करने में 40 नैनो सेकेंड लग रहे हैं, है ना। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यूज किया है एल्गोरिथम 1 और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यूज किया है एल्गोरिथम 2, ठीक है। एग्जांपल को आप फिर से एक बार ध्यान से समझिए। सपोज हमारे पास कोई एल्गोरिथम 1 है जिसके थ्रू हमने 100 डिफरेंट स्टेटमेंट को, 100 डिफरेंट या फिर 100 सिमिलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है, जिसे एग्जीक्यूट करने में हमें 10 नैनो सेकेंड का समय लगा, ठीक है। और दूसरा जो एल्गोरिथम है उससे हमने सिर्फ और सिर्फ 50 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, लेकिन हमें 40 नैनो सेकेंड का समय लगा, ठीक है। हाँ, तो ये बताइए आपके हिसाब से कौन सा एल्गोरिथम आपके लिए बेस्ट माना जाएगा। बाकी लोग भी जवाब दीजिए। ठीक है, तो एल्गोरिथम को कंपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया जो आइडियल सॉल्यूशन हमने आपको ये बता दिया कि नंबर ऑफ इनपुट कितने दिए गए हैं और टाइम कितना लगा है ना, उसके हिसाब से आपको लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नोशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। सभी को समझ में आया क्या, जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारे स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है यूनिट नंबर 4। देखिए यूनिट नंबर 4 में जो हमारा टॉपिक है पहला वो है फंक्शन, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन। देखिए, हाँ, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं या जब भी हम बोलते हैं एक फंक्शन, तो यहां पर आपको यह समझना है कि फंक्शन एक तरीके का ऐसा ऐसा कंपोनेंट है ना। फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ऐसा कंपोनेंट है प्रोग्रामिंग में, ठीक है। फंक्शन इज अ कंपोनेंट इन प्रोग्रामिंग जिसकी मदद से, है ना, जिसकी मदद से आप किसी भी तरह का टास्क कर सकते हो या किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना। किसी भी तरह का आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो या किसी भी तरह का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं या जो भी हम फंक्शंस अभी तक हमने यूज किया है ना, उसमें अभी तक हमने सबसे ज्यादातर कौन सा फंक्शन यूज किया है, हमने यूज किया है मेन फंक्शन, ठीक है। हमने अभी तक कौन सा फंक्शन ज्यादा यूज किया है, मेन फंक्शन यूज किया है, ठीक है। हाँ, देखिए जो जो भी हम प्रोग्राम बनाते थे, जो भी हम प्रोग्राम बनाते थे, क्या सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन लिख देने से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए। नहीं, ठीक है। मेन फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन लिखने से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा, है ना। हमें उस फंक्शन की बॉडी भी डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना। ये कुछ ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस है और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। मेन फंक्शन के बाद हमने ये सपोज दो दो कर्ली ब्रेसेस दे दिए, एक ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। क्या इतना बस लिखने से प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा क्या, जल्दी बताइए। नहीं होगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा,
इस फंक्शन के अंदर का, है ना, इस फंक्शन के अंदर का बॉडी कंटेंट, है ना, इस फंक्शन के अंदर का जो भी बॉडी कंटेंट है, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, जो भी हमारे पास कंडीशंस हैं, उन सारी चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मेन फंक्शन के अंदर के जितने भी कंटेंट हैं, है ना, मेन फंक्शन के अंदर के जितने भी कंटेंट हैं, क्या वो अपने आप डिफाइन हो जाते हैं कि हमें डिफाइन करना पड़ता है? जल्दी बताइए, मेन फंक्शन के अंदर के जो कंटेंट है वो सेल्फ डिफाइंड है कि सिस्टम डिफाइंड है? हाँ, डिफाइन करना पड़ता है। सॉरी, यहाँ बोलने में मिस्टेक हो गया। हाँ, एक बार फिर से, हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था नीलम। हाँ, ये बताइए, मेन फंक्शन के अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो यूजर डिफाइंड है कि सिस्टम डिफाइंड है? अब बताइए। यूजर डिफाइंड है। हाँ, तो इस ये बताइए, अब मेन फंक्शन आपके हिसाब से किस तरह का फंक्शन होना चाहिए? यूजर डिफाइंड। ठीक है, क्या है, मेन फंक्शन के अंदर के जितने भी कंटेंट्स है वो यूजर को डिफाइन करने पड़ते हैं, इसलिए मेन फंक्शन किसकी कैटेगरी में आएगा? मेन फंक्शन आएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। समझ में आया? जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए, तो अभी हमने आपको बताया मेन फंक्शन के बारे में। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस की दो कैटेगरीज होती हैं, है ना, सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस की दो कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शन, है ना, पता है, पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, देखिए, जब भी हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में, तो मेन फंक्शन किस तरह का फंक्शन हो जाएगा? मेन फंक्शन हो जाएगा आपका एक यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर के जितने भी पैरामीटर्स हैं, कंटेंट्स हैं या मेथड्स हैं, वो एक यूजर को या फिर एक प्रोग्रामर को डिफाइन करने पड़ते हैं, इसलिए जो है मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, यहां तक सभी को आया समझ में? देखिए, अब आता है आपका प्रिंटफ और स्कैनफ। ठीक है, प्रिंटफ और स्कैनफ को हम कंसीडर कर रहे हैं लाइब्रेरी फंक्शंस में, है ना, प्रिंटफ और स्कैनफ को कंसीडर किया जाता है लाइब्रेरी फंक्शंस में। क्यों कंसीडर किया जाता है, उसके पीछे रीजन ये है, क्योंकि जो प्रिंटफ और स्कैनफ है ना, जो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस हैं, ये एक हेडर फाइल से लिंक्ड है ना। प्रिंटफ और स्कैनफ नाम के जो फंक्शंस होते हैं वो आपके stdio.h, है ना, stdio.h नाम के हेडर फाइल से क्या रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं, उससे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आपको printf और scanf का यूज करना है तो आपको पहले ये हेडर फाइल लेना पड़ेगा stdio.h। ठीक है, यदि आपने stdio.h का इस्तेमाल नहीं किया तो printf और scanf को जो कंपाइलर बताएगा, यदि हमने stdio.h को डिफाइन नहीं किया और printf scanf डायरेक्टली ले लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, printf और scanf जो हो जाएगा वो अनडिफाइंड कहलाएगा इन प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि printf और scanf का क्या क्या मेथडोलॉजी है, क्या किस तरीके से वो आउटपुट या इनपुट को लेंगे, ये डिफाइन किया गया है stdio.h में। यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए,
यहाँ पर हमने printf और scanf को बोला कि वो लाइब्रेरी फंक्शंस है। इसके बाद हम बोल रहे हैं कि sqrt है ना, sqrt और cos है ना, साइन कॉस थीटा वाला कॉस, ठीक है। sqrt और जो cos है ये फंक्शन भी आपके लाइब्रेरी फंक्शन है ना। अब इनको लाइब्रेरी फंक्शन हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका जो लिंकिंग है, इनका लिंकिंग है आपके मैथ डॉट एच के साथ है। यदि आपने प्रोग्राम में मैथ डॉट एच को डिफाइन नहीं किया है सपोज, तो sqrt और cos क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अनडिफाइंड, ठीक है। इसलिए जब भी आपको sqrt या फिर cos मेथड का इस्तेमाल कर, cos फंक्शन का इस्तेमाल करना है, तब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा मैथ डॉट एच नाम का हेडर फाइल। यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, हाँ बताइए कि sqrt फंक्शन को, है ना, सॉरी, sqrt को हमने लाइब्रेरी फंक्शन क्यों बोला है? कोई बता सकता है sqrt को हमने लाइब्रेरी फंक्शंस क्यों बोला है? यहाँ पर अभी बताया गया है, जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए इसको और अच्छे ढंग से हम ये बोल सकते हैं कि जो sqrt है, sqrt जो है वो एक बिल्ट इन लाइब्रेरी यानी कि सिस्टम लाइब्रेरी में डिफाइन किया गया है ना। sqrt जो है वो एक सिस्टम लाइब्रेरी, बिल्ट इन लाइब्रेरी मैथ डॉट एच में डिफाइन किया गया फंक्शन है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लाइब्रेरी फंक्शन। ये इसका और ज्यादा परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए अब हम यह देखते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन की नीड क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी हम यूज करते हैं, जब भी सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं मेन फंक्शन प्रोग्राम में, तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। लार्ज और कॉम्प्लेक्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब लार्ज और कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाता है? देखिए अभी तक तो जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम में ऑन एन एवरेज जो हम कोड्स लिखते हैं, अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हमने देखे हैं उनमें ऑन एन एवरेज कोड्स यानी कि लाइन ऑफ कोडिंग लाइंस कितने रहे हैं, 30 से 40 के बीच। अभी तक हमने जो भी हमने कोडिंग की है उसमें अभी तक 30 से 40 लाइन रहे हैं। तो उसमें क्या होता था, सिंपली हम एक मेन फंक्शन यूज करते थे तो चल जाता था। लेकिन जब यही लाइंस ऑफ कोड 300 से 400 के बीच हो जाएंगे, है ना, 300 से 400 के बीच हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, आपको एरर फाइंड आउट करना और प्रोग्राम को मैनेज करना, इसमें क्या आने लगेगा, दिक्कत आने लगेगा। प्रोग्राम में आप इजीली एरर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, प्रोग्राम को आप इजीली टेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना, प्रोग्राम को मेंटेन करने में दिक्कत जाएगा, ठीक है। तो इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए, इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब भी हम प्रोग्राम्स को पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पार्ट्स जो होंगे फंक्शनल पार्ट होने चाहिए, है ना। वो पार्ट्स क्या होने चाहिए, फंक्शनल पार्ट होने चाहिए, ठीक है। यानी कि सपोज अभी तक क्या होता था, हम सपोज कोई एडिशन का प्रोग्राम बनाते थे, है ना, सपोज हम कोई एडिशन का प्रोग्राम बनाते थे, तो उसमें जनरली हम बिना कोई फंक्शन दिए, सिर्फ और सिर्फ मेन फंक्शन दिए एक प्रोग्राम बना लेते थे, ठीक है। सपोज हमको इस एडिशन को, है ना, इस एडिशन को एक सिंगल प्रोग्राम में 50 बार करना है,
है ना, एक सिंगल प्रोग्राम में 50 बार करना है। तो यदि हम उस एडिशन के पूरे प्रोग्राम को यदि 50 बार लिखें तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम का जो साइज है वो काफी ज्यादा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐड नाम का एक फंक्शन बना लेंगे, है ना। ऐड नाम का एक फंक्शन बना लेंगे और बार बार आप जितने बार चाहें उसे सिंपली कॉल कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भी आप फंक्शनल पार्ट बनाओगे उसको आप अदर बार बार लगातार क्या कर सकते हो, आप रीयूज कर सकते हो, बार बार आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज, यदि हम प्रोग्राम्स को यदि हम प्रोग्राम्स को फंक्शनल पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना, फंक्शनल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हर पार्ट को आप सेपरेटली या फिर इंडिपेंडेंटली कोड कर सकते हो। हर पार्ट को क्या कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंटली कोडिंग उसका कर सकते हो। और लास्ट में क्या कर सकते हो, आप सारे पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करके एक सिंगल यूनिट बना सकते हो, सिंगल यूनिट या फिर सिंगल कंपोनेंट या सिंगल मॉड्यूल में आप दे सकते हो, ठीक है। जो भी पार्ट्स जिसको हम सेपरेटली या अलग अलग कोडिंग करेंगे उसको बोला जाता है सब प्रोग्राम, है ना। प्रोग्राम्स के यदि जब हम छोटे छोटे पार्ट्स बना लेंगे और उनकी अलग अलग कोडिंग करेंगे तो उनको कहा जाता है सब प्रोग्राम्स। अब ये सब प्रोग्राम क्या होता है, इसको समझना आसान होता है, उसको टेस्ट करना यानी कि उसमें एरर फाइंड आउट करना क्या होता है, काफी आसान हो जाता है, ठीक है। इस तरीके के सब प्रोग्राम्स को कहा जाता है फंक्शन, इस तरीके के सब प्रोग्राम्स को कहा जाता है फंक्शन, ठीक है। यहां पर आपको कोडेड पार्ट्स को रीयूज करना क्या होता है, काफी पॉसिबल होता है ना। कोडेड पार्ट्स को क्या होता है, रीयूज करना पॉसिबल होता है। यहां तक आया सभी को समझ में, जल्दी बताइए। यहां तक आया क्या सभी को समझ में, जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना, जब भी कोई सा भी एग्जाम हो सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या हमारे इस पीपीएस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यदि आपको वहां पर पूछा जाएगा फंक्शन, तो इसका मतलब आपको किसके बारे में बताना है, आपको बताना है मेनली यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जब भी आपको पूछा जाएगा व्हाट इज फंक्शन, यानी कि आपको किसके बारे में बताना है, आपको बताना है यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। और साथ ही साथ आप वहां पर यह भी बोल सकते हो कि फंक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यह भी डिफाइन करना पड़ेगा जब भी आपसे फंक्शन पूछा जाए कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस का क्या नीड है। आइए समझ में, जल्दी बताइए। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आते हैं फंक्शन डेफिनेशन पे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करना चाहिए या कैसे डिफाइन किया जाए। हाँ, क्या बोले अभी, रुकिए मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ। सर लाइब्रेरी फंक्शन इक्वल बिल्ट इन फंक्शन, हाँ। देखिए, जो तामेश्वर प्रसाद का क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी फंक्शन इक्वल बिल्ट इन फंक्शन, हाँ वो सही है। लाइब्रेरी फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन सेम चीजें हैं। आया समझ में तामेश्वर? ठीक है, ओके। देखिए, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि एक फंक्शन को कैसे हमको डिफाइन करना है
और कैसे उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए फंक्शन डेफिनेशन का दूसरा नाम है फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन सेम चीज है। ठीक है, देखिए किसी भी फंक्शन डेफिनेशन में फॉलोइंग एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला पहला होता है फंक्शन का नाम, दूसरा होगा फंक्शन का टाइप। ठीक है, फंक्शन का टाइप मतलब यहाँ पर फंक्शन का क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेटा टाइप हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा लिस्ट ऑफ पैरामीटर, यानी कि एक फंक्शन में आप किस तरह के वैल्यूज दे रहे हो या कौन से वैल्यूज आप उसमें पास करा रहे हो। ठीक है, और पांचवा होता है फंक्शन का स्टेटमेंट, और लास्ट होता है एक रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए यहां पर पहले जो तीन एलिमेंट हैं, फंक्शन नेम, फंक्शन टाइप और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, है ना, इन सभी को हम बोल सकते हैं फंक्शन हेडर का पार्ट है, ये बोल सकते हैं। और जो लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, फंक्शन स्टेटमेंट और एक रिटर्न स्टेटमेंट, इसको हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन बॉडी का पार्ट है। यहां तक आया सभी को समझ में क्या? जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं फंक्शन डेफिनेशन के सिंटैक्स पे। ठीक है, देखिए बुक्स में सिंटैक्स का मतलब जनरल फॉर्म भी होता है। ठीक है, तो उस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। सिंटैक्स, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्मेट एक ही चीज है। ठीक है, देखिए सिंटैक्स में सबसे पहले लिखा हुआ है फंक्शन टाइप। फंक्शन टाइप के बाद आ जाएगा फंक्शन नेम, ब्रैकेट में आएगा पैरामीटर लिस्ट, फिर आ जाएगा आपका ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, जिसके बाद आएगा लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाएंगे। फिर आएगा आपका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ठीक है, इस एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट वाले हिस्से में आपका प्रिंटफ वगैरह भी आ सकते हैं, और कुछ प्रिंटफ स्कैनफ भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ कंडीशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में जो रिटर्न स्टेटमेंट आ रहा है, इस रिटर्न स्टेटमेंट में रिटर्न के साथ साथ कुछ वैल्यूज भी रिटर्न कर सकते हैं आप, किसी वेरिएबल को, किसी फंक्शन को भी रिटर्न किया जा सकता है। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन के लास्ट में, देखिए फंक्शन डेफिनेशन के लास्ट में क्या आ जाएगा, लास्ट में आएगा आपका क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। यहां तक आया सभी को समझ में क्या? जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन डेफिनेशन के एग्जांपल। देखिए ये जो पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, वो है फंक्शन का डेफिनेशन। देखिए इसमें हमने लिखा है फ्लोट MUL, तो फ्लोट हो जाएगा यहाँ पर टाइप, है ना। फ्लोट क्या हो जाएगा? फ्लोट हो जाएगा आपका फंक्शन टाइप, और MUL हो जाएगा फंक्शन का नेम, है ना। फंक्शन का नेम क्या हो जाएगा? MUL, जिसके अंदर हमने दो फ्लोट पैरामीटर्स पास किए हैं, वो हो जाएंगे आपके फ्लोट x और फ्लोट y। इसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हुए हमने ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने दिया है फ्लोट रिजल्ट, यानी कि हमने यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है। यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए। देखिए फ्लोट रिजल्ट देने के बाद हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, जिसमें हम लिख रहे हैं रिजल्ट इक्वल x इंटू वाई, यानी कि यहाँ पर हमने एक कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला जैसा दिया, रिजल्ट इक्वल x इंटू वाई। लास्ट में हमने लिखा रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो हम यूज कर रहे थे रिटर्न 0, ठीक है,
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इस वेरिएबल को भी रिटर्न कर पा रहे हैं, यानी कि रिटर्न के साथ साथ इस जीरो के स्थान पे वेरिएबल का भी यूज हो सकता है। यहां तक आया सभी को समझ में क्या, जल्दी बताइए। बाकी लोग भी जवाब दीजिए, समझ आया कि नहीं। तो ये तो हुआ आपका पहला एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया, दूसरे एग्जाम्पल में हमने void void सम लिखा। हाँ, फंक्शन के हिसाब से void क्या है यहाँ पर, जल्दी बताइए। फंक्शन के टर्म्स में void क्या होना चाहिए यहाँ पर, हाँ देखिए फंक्शन के टर्म्स में void है यहाँ पर फंक्शन टाइप, सम है आपका फंक्शन का नेम है, इसके बाद इंट ए और इंट बी जो हैं वो आपके पैरामीटर्स हैं, यानी कि इस फंक्शंस में हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं ए और बी, और दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा हुआ है प्रिंटफ सम इक्वल परसेंट एस ए प्लस बी। देखिए हमने यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्ट हम यहाँ पर दे रहे हैं एक स्टेटमेंट। ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है यही कहलाएगा आपका एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, और रिटर्न जो है वो है आपका लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट है, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। फिर थर्ड एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमने यूज किया है void डिस्प्ले void। देखिए void का मतलब हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन का टाइप, void का मतलब हो जाएगा फंक्शन का टाइप। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिस्प्ले, इसका मतलब फंक्शन का नेम, और नेक्स्ट जो void है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा है। जब भी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स की जगह हम लिखेंगे void, यानी कि यहाँ पर कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा। ठीक है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद डायरेक्टली हम लिख रहे हैं प्रिंटफ नो टाइप्स नो पैरामीटर, फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। एग्जाम्पल 3 में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं हुआ है। यहां तक आया सभी को समझ में क्या, जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट को आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करने के लिए फंक्शन में आप या तो सिंपली रिटर्न लिख सकते हो, या फिर रिटर्न के साथ साथ आप किसी भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक्सप्रेशन नाम का कोई वेरिएबल रहा होगा, उसका जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या करना है, उसको रिटर्न करना है। और सेकेंड केस में आप देख सकते हैं इफ के बाद लिखा हुआ है एरर। ठीक है, तो एरर का मतलब ये है कि यहाँ पर एरर नाम के वेरिएबल का जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद जो लास्ट वैल्यू बचेगा उसको क्या करना है, उसको रिटर्न करना है। दोनों एग्जांपल आया समझ में क्या, जल्दी बताइए।
इसके बाद आता है रिटर्न वैल्यूज का थर्ड एग्जांपल। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है इंट MUL। यहाँ पर इंट जो है वो फंक्शन का टाइप है और MUL जो है वो फंक्शन का नेम है, और इंट x और इंट y जो है वो आपके लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स है। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है इंट p, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पर लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन किया है। इसके बाद हमने लिखा p इक्वल x इंटू वाई, यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया कैलकुलेशन, और लास्ट में हमने क्या लिखा, रिटर्न p। p की जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, सपोज p इक्वल एक्स इंटू वाई के लिए p की x 1 है और y 2 है। ठीक है, तो p की कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी, जल्दी बताइए, p की क्या वैल्यू रिटर्न होगी, 2। ठीक है, देखिए जो अभी पिछले जस्ट एग्जांपल में हमने यूज किया था p इक्वल एक्स इंटू वाई, और एक और हमने लिखा था, हमने जो नेक्स्ट लिखा था वो लिखा था हमने रिटर्न p, इस तरीके से लिखा था। ठीक है, आप इन दोनों को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको यदि आपको सिंपली रिटर्न करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिटर्न, ऐसे लिख सकते हो रिटर्न x इंटू वाई। ठीक है, यानी कि वेरिएबल को ना p वेरिएबल को नहीं करके आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला हुआ है ना, उस फॉर्मूला को भी आप यहाँ पर रिटर्न में पुट अप कर सकते हो। यानी कि पिछले एग्जांपल से हमने एक चीज सीखा कि यदि हम ऐसा लिख रहे हैं p इक्वल एक्स इंटू वाई, है ना, तो आप इस लेफ्ट साइड वाले को भी रिटर्न करा सकते हो और राइट साइड वाले को भी रिटर्न करा सकते हो। यानी कि यदि आप लिखते हो रिटर्न p, तो ये भी सही है। यदि आप लिखते हो रिटर्न x इंटू वाई, तो ये भी सही है। यहां तक आया क्या, सभी को समझ में, जल्दी बताइए। ठीक है, तो अभी तक हमने रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड तीन तरह के अलग अलग देखे कि रिटर्न को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ x लेस देन इक्वल 0। ठीक है, यदि हम लिखते हैं x लेस देन इक्वल 0, तो किस कंडीशन में x की वैल्यू जो है, सॉरी, यदि हम लिखते हैं इफ x लेस देन इक्वल 0, तो कौन से कंडीशन में ये इफ स्टेटमेंट ट्रू होगा, जल्दी बताइए। ठीक है, जब जब x की वैल्यू या तो 0 हो या तो नेगेटिव में हो, है ना, दोनों केस में क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा। तो जब ये ट्रू होगा तो जो हमने लिखा है रिटर्न 0, है ना, यानी आप रिटर्न के साथ साथ डायरेक्ट 0 वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, यदि हम लिखते हैं रिटर्न के साथ रिटर्न 0 लिखते हैं, तो इसका मतलब, यदि हम सिंपली रिटर्न 0 लिखते हैं इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम को जो आउटपुट है वो रिटर्न होगा। लेकिन यदि हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, रिटर्न ब्रैकेट में 0, इसका मतलब जो वैल्यू रिटर्न हो रही वो वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इस रिटर्न 0 और इस रिटर्न 0 में डिफरेंस समझ में आया क्या, जल्दी बताइए।
ठीक है। देखिए इसके बाद जो हमने एल्स में डिफाइन किया है, तो एल्स में हमने लिखा है रिटर्न 1, इसका मतलब जो वैल्यू रिटर्न होगी वो होगी 1। देखिए इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है इंट प्रोडक्ट वॉइड। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी और पैरामीटर्स पास नहीं हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो है फंक्शन का नाम है प्रोडक्ट, टाइप का नाम है इंट, और रिटर्न स्टेटमेंट में हमने क्या दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट में हमने दिया है यहाँ पर रिटर्न 2.5 इंटू 3.0। ठीक है। हाँ तो बताइए क्या वैल्यू रिटर्न होगी इसके हिसाब से। नंबर 5 के रिटर्न स्टेटमेंट के हिसाब से क्या वैल्यू रिटर्न होगी, जल्दी बताइए। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो वैल्यू है ये 6 रिटर्न होगी। क्यों 6 रिटर्न होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइप जो दे दिया है वो दे दिया है इंट दे दिया है। ठीक है। आप चाहें तो फंक्शन का टाइप आप फ्लोट भी दे सकते हैं, है ना। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर फंक्शन का आप टाइप इंट ही दें, आप फ्लोट दे सकते हैं, डबल दे सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया रिटर्न वैल्यूज एंड देयर टाइप्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया जा सकता है। ठीक है। तो फंक्शन कॉल का तरीका कुछ इस तरीके से रहेगा। सपोज हमने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया, यहां पर हमने लिखा इंट y, और फंक्शन कॉल में हमने क्या लिख दिया, y इक्वल mul 10 y। इसका मतलब ये है कि हम mul नाम का कोई भी फंक्शन यदि डिक्लेयर किया गया होगा, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज को, जो 10 और 5 है, उसकी वैल्यूज को कॉल करके हम कहां पर दे रहे हैं, हम दे रहे हैं y के पास। ठीक है। y में उन वैल्यूज को देने के बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट एफ करेंगे y की वैल्यूज को। सपोज हमने यहाँ पर जो mu नाम का फंक्शन दिया है उसके हिसाब से 10 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होना है। ठीक है। 10 और 5 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो चला जाएगा y में। ठीक है। तो y की वैल्यू y में जाके वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है। तो यदि अब हम y का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताइए। ठीक है, y की वैल्यू आएगी 50। हाँ तो आया समझ में ये चीज, जल्दी बताइए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो है वो है फंक्शन डिक्लेरेशन। देखिए फंक्शन डेफिनेशन में और फंक्शन डिक्लेरेशन जो है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है। देखिए फंक्शन डिक्लेरेशन का जो सिंटेक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट इतना बस आएगा। लेकिन जब आपके पास फंक्शन डेफिनेशन था, है ना, जब फंक्शन डेफिनेशन था तो उसमें इसके अलावा आपके रिटर्न स्टेटमेंट,
लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन वो सब भी आ जाता था फंक्शन डेफिनेशन में। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन डिक्लेरेशन की, तो उसमें आएगा फंक्शन टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, देखिए अब जब यदि हम फंक्शन डेफिनेशन का एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। ये है इंट mul, इंट m और इंट n। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर mul नाम का एक फंक्शन दिया। mul जो है पहले से डिफाइंड नहीं है आपके प्रोग्रामिंग में, ठीक है। mul हमने यूजर ने खुद ने डिफाइन किया है, और उसके जो लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं ये भी हमने खुद डिफाइन किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का जब हम टास्क करते हैं तो इसको बोला जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप, है ना। इस तरीके का यदि कोई भी लाइन आपको दिखाई दे जहां पर ऐसा ऐसा फंक्शन हो जो पहले से प्रोग्रामिंग में डिफाइन ना हो, तो वो कहलाएगा आपका प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। तो प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहाँ पे होगा ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन सारे फंक्शन से ऊपर हो सकता है, यानी कि मेन फंक्शन जो हम लिखते हैं उसके भी पहले, है ना, मेन फंक्शन के लिखते हैं उसके भी पहले आप प्रोटोटाइप को डिक्लेयर कर सकते हो। यानी कि ये जो हमने लिखा ना फंक्शन प्रोटोटाइप, इसके बाद आप लिख सकते, इसके बाद भी आप लिख सकते हो डायरेक्टली मेन फंक्शन, ठीक है। और दूसरा जो प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने का जगह है वो है इनसाइड ए फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। यानी जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था जिसमें आपके रिटर्न स्टेटमेंट भी थे, ठीक है, आपका लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन भी था, वहां पर भी आप इस तरीके का प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और कि प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है ना, प्रोटोटाइप को डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है, ये आपके इच्छा के ऊपर है। आप चाहो तो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करो या नहीं करो, उससे उससे फंक्शन रिलेटेड प्रोग्रामिंग में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक आया समझ में क्या? जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए तो ये हमारा फंक्शन प्रोटोटाइपिंग भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें कवर की, हमने यहाँ पर कवर कर लिया फंक्शंस वगैरह से रिलेटेड, हमने टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आज की इस क्लास में अभी तक कवर अप हो चुका है फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन, नोशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू एग्जाम्पल प्रोग्राम्स, इन ब्रैकेट नो फॉर्मल डेफिनेशन रिक्वायर्ड, डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, प्रोटोटाइपिंग, ये दोनों चीजें इसमें आज कवर अप हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिल्ट इन लाइब्रेरीज, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ बिल्ट इन लाइब्रेरीज के बारे में, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना बिल्ट इन लाइब्रेरी, ठीक है, तो बिल्ट इन लाइब्रेरी से रिलेटेड जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उस केस में आपको लाइब्रेरी फंक्शंस इन डिफरेंट हेडर फाइल इसको भी एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ आपको कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस के नाम हम आपको पहले से बता देते हैं, जैसे कि एक हो जाता है आपका प्रिंट एफ, ठीक है। जो प्रिंट एफ रहता है वो जनरली आपके स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए या फिर यूजर से इनपुट इनवाइट करने के लिए यूज होता है,
है ना, यानी कि यूजर को ये समझाने के लिए कि इनपुट देना है, इसलिए यूज होता है printf। दूसरा जो बिल्ट इन फंक्शन होता है वो होता है आपका scanf। ठीक है, scanf जो होता है वो होता है मेमोरी में वेरिएबल से रिलेटेड एड्रेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। एक और जो लाइब्रेरी फंक्शन हमने आज देखा वो था स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो होता है वो आपका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं लाइब्रेरी फंक्शंस इन डिफरेंट हेडर फाइल्स। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे उसको हम पहले बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो assert.h है ना, जो assert.h है यह जो है यह प्रोग्राम में एसर्शन से रिलेटेड फंक्शंस के लिए यूज होता है। ठीक है, एसर्शन मतलब मैथमेटिक्स में जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं अल्फा बीटा गामा, है ना, उस तरीके के फंक्शंस जो रहते हैं उनको इनपुट कराने के लिए यूज होता है assert.h। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ctype.h जो कैरेक्टर टाइप के फंक्शन है। ठीक है, कैरेक्टर टाइप के फंक्शन है, सपोज कुछ इस तरीके का फंक्शन रहा char ch फंक्शन, तो इस तरीके के फंक्शन के लिए यूज होता है कैरेक्टर टाइप फंक्शन। तीसरा है आपका local.h यानी लोकलाइजेशन फंक्शन। ये जो है ये आपके कंप्यूटर मेमोरी के जो भी लोकल डिस्क रहते हैं, जो भी लोकल हार्ड डिस्क रहते हैं उनके इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है math.h। ठीक है, math.h आपके मैथमेटिक रिलेटेड फंक्शंस के लिए यूज होता है, जैसे कि sqrt, है ना, स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है आपका setjmp.h यानी कि जंप फंक्शन। ठीक है, तो जंप फंक्शन जो है वो आपके प्रोग्राम में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका signal.h। ठीक है, तो signal.h यानी कि सिग्नल हैंडलिंग फंक्शन। ये फंक्शन जो है ये आपका जनरली सिग्नल हैंडलिंग फंक्शन जो है जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या फिर एनालॉग सिग्नल, इन सिग्नल से रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज वगैरह को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है stdarg.h यानी कि वेरिएबल आर्गुमेंट्स हैंडलिंग फंक्शन। यहाँ पर stdarg.h जो है वो आपके यदि हम किसी वेरिएबल में कोई आर्गुमेंट देते हैं, सपोज हमने इंट a के लिए कोई भी आर्गुमेंट दिया, सपोज 20 दिया, तो उसको हैंडल करने के लिए यूज होता है stdarg.h। नेक्स्ट है आपका stdio.h। यह जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। stdio.h मेनली यूज होता है आपका printf और scanf के लिए ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है stdlib.h। यह होता है एक स्टैंडर्ड यूटिलिटी फंक्शंस जो कि आपके सी प्रोग्राम में जितने भी यूटिलिटीज रहते हैं, जैसे कि फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, उन सारी चीज़ों के लिए यूज होता है स्टैंडर्ड यूटिलिटी फंक्शन। नेक्स्ट है आपका string.h। ये फंक्शन जो होता है स्ट्रिंग की हैंडलिंग के लिए यूज होता है, यानी कि सपोज हमको स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना है या फिर दो स्ट्रिंग को आपस में हमको जोड़ना है, उसके लिए यूज होता है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। नेक्स्ट है आपका time.h यानी कि डेट टाइम फंक्शन। ये जो है आपके सी प्रोग्राम में यदि हमको कोई टाइम या डेट या फिर कैलेंडर से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना है तो उस तरीके के प्रोग्राम के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बिल्ट इन लाइब्रेरीज वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे पैरामीटर पासिंग इन फंक्शन। ठीक है, समझ में आया कि सभी को? जल्दी कमेंट करके बताइए।
ठीक है। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी होली ऑल्सो। थैंक यू।